नाजरीन आदाब, मैं या शारिब प्रोग्राम एक मुलाकात ली गए डेली कश्मीर के प्लेटफॉर्म पे आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे आजकल के बच्चे जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है माशाल्लाह काफ़ी ज़हीन है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी बुराइयां हमारे समाज में पनप रही है जिससे बराह रास्त उसके नशोनुमा पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और इस सिलसिले में आज हमने इस प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो मोहताज तारुफ नहीं है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन और उनकी जो सलाहियत ख़ासकर इस फील्ड में रही है वो माशाअल्लाह बहुत ज़्यादा है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर मुदस्सिर हसन साहब की। डॉक्टर मुदस्सिर हसन साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं JMC बारामूला में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज वालेकुम अस्सलाम, आज हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आए हैं या आते होंगे। एक मसला पैदा हुआ है कि जो ऑटिज़म है ये बच्चों में ज़्यादा पनप रहा है। ये क्या है, ये बीमारी क्या है? और मुझे लगता है कि इस पे आपने शायद हाल ही में वीडियो भी बनाया था। इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी। वो जो वीडियो आप बात कर रहे हैं बेसिकली वो हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला जो है वहाँ पे जो ऑफिशियल विंग है मीडिया सेंटर का, वो उनने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था लोगों को अवेयर करने के लिए, जो हम रोज़ अपनी लाइफ्स में अपने ओपीडीज़ में देखते हैं। हम अपनी ओपीडीज़ बेसिकली ये पाते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास 6 साल 7 साल या 8 साल के लोग बच्चे जो है उनको लेके आते हैं ये बोल के कि ये बात नहीं कर रहे हैं। और ये बात करने का मतलब ये होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पर्टिकुलर कुछ स्टेज होते हैं, तो वो उनका जो स्टेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत डिले हो जाता है, जिसको हम डेवलपमेंट डिले डिसऑर्डर्स बोलते हैं या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। वो जो 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे जो हमने देखे हैं, हमने एक एवरेज निकाला है सब बच्चों का, 2-3 साल का जो हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में, तो या क्लिनिकल सेटअप्स में, वो हमने ये देखा है कि मैक्सिमम बच्चे जो बात नहीं कर रहे, चाहे वो 5 साल का था या 6 साल का या 7 साल का था, उसके जो पीछे रीज़न था वो ये था कि माँ बाप जो वर्किंग क्लास है या बिज़नेस क्लास है वो बच्चों को मोबाइल्स थमाते हैं। अच्छा। बहुत अर्ली एज में, खास तौर पे एज जो होता है 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल या 3 साल। शायद माँ बाप को लगता है उस टाइम पे वो खुद बिज़ी रहते हैं, तो अपने बिज़ीपन को कम करने के लिए वो लोग मोबाइल देते हैं बच्चों को, और उनको लगता है कि वो राइम सुन रहे हैं या कुछ रीड कर रहे हैं उससे। पर वो देखा हमने कि वो बेस बनता है इस तकलीफ़ का। तो मैं यहाँ पे बहुत क्लियर करूँ, क्योंकि उस वीडियो पे मैंने बहुत क्लियरली बोला है कि मैं नहीं डिसाइड कर रहा हूँ कि ऑटिज़म सिर्फ मोबाइल से होता है, क्योंकि ऑटिज़म इटसेल्फ ए न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर है। लेकिन ऑटिज़म के सिम्टम्स जब उनमें देखते हैं 5 साल या 6 साल के बच्चे में, वो रीज़न होता है कि उसको मोबाइल दिया गया था उस पर्टिकुलर एज में जहाँ पे उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। ओके। तो वो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था JMC बारामूला की तरफ से, और वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो शायद आप भी शेयर कर सकते हो अपने में। और वो बेसिकली ये है कि हमें लोगों को बहुत अवेयर रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी बच्चा 1.5 साल के ऊपर हो जाए उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो बच्चे को ख़ास तौर पे मोबाइल्स ज़ीरो पे ला के ना दे। और वो जो ऑटिज़म, आपने अब सेकंड सवाल था कि ऑटिज़म क्या होता है। ऑटिज़म बेसिकली ये होता है कि इसमें 3 कैटेगरीज सिम्टोमोलॉजीज में होती हैं। पहला वाला हो गया कि वो बात लेट करेगा ऑटिज़म वाला बच्चा। दूसरा, वो कुछ बिहेवियर्स इस टाइप के करते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप्स बिहेवियर्स, जैसे वो खेला तन्हाई में बैठ के खेलेगा, पर्दे के पीछे छुप जाएगा, अकेले खेलना पसंद करेगा, वो कोशिश करते हैं कि वो किसी से ज़्यादा इंटरेक्ट ना करे, वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत देर तक। तो अगर हम लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, जैसे हमारे पास एक मूवी आई थी माय नेम इज़ खान, तो शाहरुख खान को दिखाया था, उसमें ऑटिस्टिक फीचर्स वाला डेवलप होता है। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि नाकाबिल है, दे डोंट नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। कुछ केसेस में देखा गया हायर इंटेलिजेंस उनका होता है, IQ उनका बहुत हाई ऊपर होता है। लेकिन ये जो हमारे पास केसेस हमने अभी तक देखे हैं, ये ऑटोमेटिकली इनका जो IQ पे भी असर पड़ सकता है बाद में। ओबियसली जब आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे अर्ली एज में, 6 साल में 7 साल में, तो आप आंख नहीं मिला पाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिख भी नहीं सकती है, तो उसका इम्पैक्ट ओवरऑल इसके बच्चे की डेवलपमेंट ग्रोथ पे होती है। तो ऑटिज़म में 3 सिम्टम्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक हो गया वो आई कांटेक्ट नहीं कर पाएगा, दूसरा हो गया कि लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, तन्हा बैठेगा, कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाएगा, चीज़ें रखने का, खेलने का वो अलग से लाइन में रख के रखता है,
उसको पसंद आता है कोई पर्टिकुलर चीज़, जैसे पेन आ गया पसंद तो पेन कोई अपने हाथ में रखेगा 24 घंटे, कोई टॉवल पसंद आएगा तो टॉवल कोई रखेगा, या बोतल आए तो बोतल कोई रखेगा, वो नहीं छोड़ पाएगा वो बच्चा। दूसरा हो गया कि वो क्या बोलते हैं इसको, कि उनका फिर ओवरऑल असर जो होता है ना वो लेटर स्टेज पे हमको देखना शुरू हो जाता है, कि उनका IQ भी चेक करना पड़ता है बाद में। डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने देखा है, क्योंकि हमारे समाज में ये जो बिल्कुल अभी जो आपने कहा कि आजकल माँ बाप काफ़ी बिजी रहते हैं, और वो मुझे लगता है कि ये एस्केपिज्म है कि बच्चों को मोबाइल दे दो और अपना काम करो। और मैंने देखा अक्सर, क्योंकि इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनके जो इस बीमारी के शिकार होते हैं, पेरेंट्स टेक दे एज ए स्पेशल चाइल्ड, फिर उसको किसी सेंटर में डाला और वहाँ पे मतलब कि उसको इलाज करने के लिए वो मिन्नतें कर रहे हैं। क्या इज इट द सिम्टम ऑफ बीइंग अ स्पेशल चाइल्ड? No, if you took the autism, you have to remember the 3 symptoms basically. One is that कि वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएगा, सेकंड है कि बिहेवियरल स्टीरियोटाइप्स दिखाएगा, थर्ड पॉइंट होता है कि उनका जो है ना क्या बोलते हैं इसको, वो पुअर कम्युनिकेशन करता है, लेट बात करना शुरू करता है। तो अगर हमारा अर्ली पिक हो जाता है, किसी भी पेरेंट को अगर ये दिखना शुरू हो जाता है कि खास तौर पे 2.5 साल के ऊपर क्योंकि ऑटिज्म डायग्नोज राइट डायग्नोज करने का 2.5 साल के ऊपर ही है, तो अगर उनको राइट टाइम पे दिखा कि हमारा बच्चा लेट बात कर रहा है, आँख नहीं मिला रहा है, कुछ बिहेवियर दिखा रहा है डिफरेंट, तो उनको एट द अर्लीस्ट किसी से साइकियाट्रिस्ट से, पीडियाट्रिशियन से, या चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, ताकि वो पिक करेगा ये ऑटिस्टिक सिम्टम तो नहीं है। फिर आपने सवाल पूछा कि सेंटर्स में छोड़ के ये दिखाया करते हैं कि वो जो स्पेशल चाइल्ड है, लेकिन वो तब होगा जब ऑटिज्म डायग्नोज हो जाएगा। अगर ऑटिज्म डायग्नोज रियली होता है और वो सीवियर लेवल पे होता है तो आपको वो सेंटर में डाल सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि उसको 3 एरियाज पे वर्क करना पड़ता है। एक असेसमेंट वर्क पे मैं हम देखेंगे पहले कि है नहीं है, उसके बाद हम उसका जो स्पीच थेरेपी उस पर वर्क करते हैं, दूसरा हम उसका OT वर्क पे, कि ताकि वो बैठ जाएं आराम से या चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। तो 3 जगहों पे वर्क करना पड़ता है, और जिस भी सेंटर में 3 फैसिलिटीज़ होंगी वो उस बच्चे को बहुत सूट करता है। लेकिन ये बच्चा अगर आपको माइल्ड दिखता है तो उसको सेंटर में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो डेली बेसिस पे आप लोग उसको सेंटर में ले जाके वापस ला सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है हमारे बच्चों में आजकल, वो जो बैठते नहीं है एक जगह, मतलब कि एक ज़्यादा चलने फिरने में दिलचस्पी रखते हैं, या कहीं उनमें वो एक ना इसे कहें कि एक बच्चा बैठे आराम से बैठे बात करे पढ़े लिखे, लेकिन दे आर ऑल द टाइम रोमिंग अराउंड। कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि वो बैठ नहीं जाते हैं? ये भी अब हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं, हम मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी में जो हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड्स देख रहे हैं क्लिनिकल सेटअप्स में, कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जिनको हम डायग्नोज करते हैं ऑटिज्म जो हमने बोला, उनमें कोमॉर्बिड भी एक और डिसऑर्डर हो सकता है। कोमॉर्बिड, अच्छा। हाँ, एक और डिसऑर्डर भी सेपरेट में भी हो सकता है, कोमॉर्बिड भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मैं क्लियरली कहूँ, मैंने पहले जो टॉपिक उठाया वो ऑटिज्म का था, तो मैंने क्लियरली बोला ऑटिज्म क्या होता है। अब जो आप बोल रहे हैं कि टिकना नहीं, एक जगह बैठना नहीं है, कंसंट्रेशन कम हो जाना, पेंसिल खो जाना, चीज़ें खोना, ज्योमेट्री बॉक्स खो जाना, कल चीज़ याद की थी सुबह भूल जाना, कहीं ना कहीं ये डायग्नोज बनता है, और शायद हमें डायग्नोज बनाना भी चाहिए। इसलिए भी पेरेंट्स को चाहिए कि अर्ली इसको चीज़ को डिसाइड करने के लिए वो किसी पर्टिकुलर प्रोफेशनल से मिले, उस प्रोफेशनल से जो चीज़ को जानता है, ये नहीं कि वो किसी से मशवरा ले ले मोहल्ले में। वो पीडियाट्रिशियन से भी मिल सकता है, साइकोलॉजिस्ट से मिल सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से मिल सकता है, या साइकियाट्रिस्ट को भी दिखा सकता है। इस तकलीफ को हम लोग बोलते हैं ADHD। हाँ, अच्छा। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जब भी आप बच्चों में 3-4 चीज़ें बहुत कॉमनली देखें, वो बहुत जगह बैठता नहीं बहुत देर तक, मतलब विदिन सेकंड्स वो खड़े हो जाता है, कहीं यहाँ बैठता कहीं वहाँ बैठता कहीं बैठता है, जो खड़ी आसान ज़्यादातर, बिल्कुल ठीक है, टीवी भी खड़ा होकर देखेगा, खाना भी खड़ा होकर देखेगा, और रनिंग में हमेशा होता है। वो इम्पल्सिव है, चीखता चिल्लाता बहुत जल्दी है, और वो हाइपर एक्टिव है, जो मैंने कहा बैठता नहीं है। थर्ड हो गया उसका इनअटेंशन है, वो ध्यान नहीं दे पाता है, जो चीज़ें आज पढ़ी कुछ देर के बाद अब पूछोगे तो भूल जाएगा। अब यहाँ पे पेरेंट्स कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत क्लियरली बोलूँ, चीज़ें याद नहीं रहे, फेल होता रहा है क्लास में मार्क्स नहीं आ रहे ज़्यादा, तो वहाँ पे IQ की जरूरत पड़ती चेक करने की। अच्छा, यहाँ पे हम बात करें ADHD की। तो ADHD में जो सिम्टम है वो हाइपर एक्टिविटी है, इम्पल्सिटी है, एंड थर्ड इज इनअटेंशन। ओके, तो ध्यान नहीं दे पाना, बहुत देर तक कंसंट्रेट नहीं कर पाना, याद नहीं रहता। तो जब 3 एरियाज को आप मेजरली एक बच्चे में देख पाओगे, या एक ही सिम्टम देख पाओगे, इनअटेंशन देख पाओ, तो कहीं ना कहीं आपको अर्ली पिक करना चाहिए इस बच्चे को, और राइट पर्सन के पास राइट चीज़ें डायग्नोज करके उनसे सीखें हाउ टू इम्प्रूव इट। बिकॉज जितना
चाइल्ड साइकेट्री में एक इश्यूज़ हैं, जितना आप अर्ली पिक करते हो तो लेटर ऑन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, डेवलप नहीं होती। तो बेटर है कि आप अर्ली इसको पिक कर लें, और आपको दिखता है ज्योमेट्री बॉक्स खो रहा है, पेंसिल खो जाता है, उसने ए लिखा था कल आज सुबह भूल गया है, तो कहीं ना कहीं आपको उसको दिखा के सिम्टम्स जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे कि मैं माशु बचस मुझे तकलीफ सो माशु स्वाग बेहवान पत्थर कि सो माशु सोफे पे जंप आसान करान, सो माशु चीज़ फुटरावान वलि वलि, सो माशु चीज़ मस्ती गसान, सो माशु जल्दी शरारत वापस करान, सो माशु ज़्यादा चिक चिक करान, सो माशु शोर तुलान ज़्यादा दिमोस नहीं कहीं, सो माशु कुछ साथ इनअटेंशन थवान क्लासेस में, टीचर्स भी रिपोर्ट करते हैं। अक्सर स्कूल्स में आप देखेंगे कि बड़े बड़े स्कूल्स में कि जहाँ साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो यही चीज़ें पिक करते हैं कि हमारे बच्चे उस बच्चे में ये तकलीफ तो नहीं हो रही, उसको हम ADHD बोलते हैं। सर ये जो ऐसी इस किस्म की तकलीफ जो है, अभी जो आपका रिसर्च जो रहा है, जो आपने किया इस फील्ड में, कितने बच्चे मतलब कि इसकी मतलब मेरे को लगता है पर्सनली सेइंग, अगर आप ओवरऑल नॉट एज बीइंग द साइकोलॉजिस्ट रिपोर्ट करोगे तो आपको हर बच्चे में दिखेगा ये। अच्छा। लेकिन क्योंकि हम मानते हैं कि अब हमारे खुद के जेनेटिक्स चेंज हो रहे हैं, प्रोबेबली जो ADHD से न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स, तो जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं कि शायद वो जेनेटिकली मेकअप चेंज हो रहा है। अच्छा। तो प्रोबेबली से उससे पूरा डायग्नोस भी चेंज होता है। तो जो ADHD है ना, ये हम कुछ किताबें कहती है कि विद टाइम ऑटो में जब बढ़ता है ये खुद कम हो जाता है। अच्छा, खुद कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको ADHD में इसका परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रहा है तो वो पिकअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं अगर 5th क्लास में हूँ, मैं ADHD हूँ और मेरा 9th तक मैं वेट करता रहूँ, मेरे को चांसेस है कि मेरा परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है। और अगर मेरा परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है, मैं 90s में हूँ, तो मैं अगर अर्ली स्टेज पे पिक करूँ, मैं 5th क्लास तक 4th क्लास तक 90 लाता हूँ। प्रॉब्लम मेरा ADHD को यहाँ पे डिस्कस करने का क्यों था और मैं क्यों चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ADHD में देखा जाता है 9th 10th तक आ जाते हैं ना, उनके ऑटोमेटिकली डाइवर्जन हो जाता है, क्योंकि वो पीरियड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो वो कभी कभी जो स्टेज डेवलपमेंट होता है कि दोस्त के साथ खेलना, फिर लड़कियों के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाना, फिर गेम में साथ इन्वॉल्वमेंट होना, फिर ऑनलाइन गेम्स खेलना, तो इसका परफॉर्मेंस कुल मिला के ऑटोमेटिकली 9th तक 10th तक डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके। तो जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज इस वीडियोस को सुन रहे हैं, टीचर्स या प्रिंसिपल साहिबान सुन रहे हैं, तो राइट टाइम पे पिक करके कन्वे करना, उस बच्चे को समझाना दैट यू आर हैविंग ADHD फीचर्स, इट कैन लीड यू टू दिस प्लेस। तो शायद मेरे को लगता है कि उस अगर 10 लोगों में से 2 ही पिक कर सकते हैं तो वो 2 जाने बच सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 5th क्लास में हूँ, मेरा बच्चा 5th क्लास में है, उसको ADHD डायग्नोज हो गया है, तो उसको अवेयर होना चाहिए कि मेरा नुकसान कहाँ हो सकता है। मेरा नुकसान होगा कि मेरा कंसंट्रेशन फुल नहीं रहता है बुक्स के ऊपर, मेरा फार्मूला जल्दी बोलने के चांसेस है, मेरे को ज्योमेट्रिकल फिगर्स जल्दी डाइवर्ट हो जाती हैं। तो 9th 10th तक आते आते मुझे ऑटोमेटिकली मेरा परफॉर्मेंस, मेरा वोकैबुलरी, मेरा इन्फॉर्मेशन सेंटर काम करना ब्रेन में बंद कर देता है। तो ऑटोमेटिकली मैं 50s में 30s में पास आउट हो जाता हूँ। जब मैं 50s में पास आउट हो जाता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं खुद को बोलता हूँ कि मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और मैं डाइवर्जन, ड्रग्स एडिक्शन, जो आपने बाकी डिसऑर्डर्स बाद में डिस्कस करेंगे, उनका रीज़न ही बनता है फिर यही है कि बच्चे मालिश पान में न्याय गसा वो करा एमिस बिलियम। तो पॉइंट ओवरऑल ये है कि ADHD विद टाइम, किताबें कहती है, खुद ठीक होता है, पर बेटर है कि आप अर्ली पिक कर लें और उसका नज़र रख लें। अगर आपने नज़र रखा, मेरे को ADHD है, मैं बैठ नहीं पाता हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ADHD से, उसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, हमारे माशाल्लाह आज के पेरेंट्स काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एकदम वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन जहाँ पेरेंट्स पढ़े लिखे ना हों तो ये जो उनको एकदम ये जो सिम्टम्स उनके बच्चों में नज़र आ जाएंगे, मतलब क्या, कैसे वो उसको फील करें कि नहीं हमारे बच्चे में ये प्रॉब्लम है, एक जगह बैठता नहीं है, खड़े रहकर खाता है, मतलब बैठता नहीं है, घूमता है, कभी सोफे पे छलांग मारता है, कभी पत्थर, मतलब दीज आर द सिम्टम्स जो एक पढ़ा लिखा पेरेंट जो एकदम मतलब ही कैन अंडरस्टैंड। नहीं, आई अंडरस्टैंड, अगर आप उसको कश्मीरी में पुटअप करना चाहते हैं, जो कश्मीरी नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, तो मैं था ख्याल कि यह बच्चो अमिस मशद गसा चीज़ें भूलता नहीं है, मशद मा गसान लोग रात सबक आज सह याद वोतमुत कि या उस्तादन कोर पिकअप, उस्तादन वोन मे कि बच्चन याद करान ठीक पे कि मैं पे तमें साथ सीरियस नुन, बिल्कुल कि दोयम सख्शन बेहान कि सेहत छस एमएस जीर करान अगर मास्टर नहीं तो कुछ क्लास में टीचर्स जो पिक करते हैं, हमारे पास जो भी मेथोडोलॉजी होती है वो टीचर्स को असल में अवेयर करने की होती है। तो बेटर है कि टीचर्स अगर पिक कर रहे हैं कि ये 6 तरह तक क्लास में, कभी क्लास में से सर लेता था, जब पूछेंगे सवाल तो बोलेगा हाँ सर। तो दीज आर द साइंस जो पिक कर मलिस माज सख्शन बेहान कि सेहत दना करान यह थप दिवान करान हो थप दिवान अमिस मुश्किल गसान चीज़ सबक तक लेखन ठीक पे कि कशर पे तम सिम्टम वाले याद पे थवन मलिस माज लेमेन कि कत थवन मे ख्याल कि मे मा पे
उस्ताद से अखबार में बात करें। अच्छा सर, एक जो ओवरऑल जब हम चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करें, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या? चाइल्ड साइकोलॉजी, और बाय द वे मैं ऐड कर दूं, बिकॉज अगर आपने लेमेंस हर डिस्ट्रिक्ट में शायद प्रोबेबली, अगर हमारे नए जैसे मैं GMC बारामूला में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि लेमेंस वहाँ नहीं आते हैं, वो कंफर्म नहीं करते, वहाँ उड़ी से भी लोग आते हैं, बांडीपोरा से भी आते, कुपवारा से भी आते। तो आने वाले कल में अनंतनाग में भी ये पोस्ट है, उधमपुर में भी है, राजौरी में भी, तो मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे, बिकॉज गवर्नमेंट ने प्लान्स किए हैं कि चाइल्ड साइकेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैं मानता हूँ कि चाइल्ड साइकेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी को लक्षण बचन साइकेट्री बेसिकली था उस याद कि जैसे नफ्सियाती आपको डिप्रेशन हो जाता है, बच्चों में से डिप्रेशन नहीं होता है, बच्चों का डिप्रेशन बहुत सिम्टोमोलॉजीज बहुत डिफरेंट होते हैं। और चाइल्ड साइकेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगता है कि इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज लेटर ऑन जो आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो चुकी होती है ना, तब तक आपको पर्सनालिटी में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। लाइक कोई एंग्शियस पर्सनालिटी होता है, एंग्शियस पर्सनालिटी, तो वो बेसिकली अगर उसको बहुत अर्ली ट्रीट किया गया होता तो शायद वो एंग्जाइटी को सीख गया होता कि मुझे कैसे काउंटर करना है, तो शायद वहाँ पे दवाई की जरूरत नहीं पड़ती उसको। बिल्कुल। लेकिन जब वो लेटर स्टेज पे आता है तो घबरा जाता है, बोलने में, कुलन ज़बान में, कोई और भी दवाई खा लेता है, क्योंकि रीजन तो मैं असल में समझता हूँ कि चाइल्ड साइकेट्री को सु साइकेट्री बच्चन में डील करान, बच्चन समझान, बच्चन बिहेवियर्स, कॉग्निटिव प्रोसेसेस, बिहेवियर्स, थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, इनका इमोशन समझना है, डील करता है, उसको बोलते हैं चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या चाइल्ड साइकेट्री। डॉक्टर साहब, एक और डिसऑर्डर है जिसको हम लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं, व्हाट्स दैट? ये है क्या? मैं आपको एक केस बता रहा हूँ पर्टिकुलरली। मेरे पास एक चाइल्ड आया था, वो एडिक्शन में था, मतलब मल्टीपल सब्सटेंस एडिक्शन था, उसको हम बोलते हैं F19। तो तब मुझे मतलब कोकेन, हीरोइन, अल्कोहल का नंबर सब लिया था उसने, कॉलेज लाइफ में था वो। तो मैंने उसको पूछा कि आप, जो रीज़न था ना वो था लर्निंग डिसेबिलिटी, पर वो किसी को समझ में नहीं आया था, ना पेरेंट्स को आया था ना, क्योंकि चाइल्ड साइकेट्री इतनी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा, इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज कुछ डिसऑर्डर्स बहुत पहले से बन रहे होते हैं, चाइल्डहुड में बन रहे होते हैं, लेकिन वो निकल के कब आते हैं, जब वो लेटर, तो लोग उसको ट्रीट कर रहे थे ऑन द बेस ऑफ सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर, विच इज़ फाइन, क्योंकि सिम्टोमोलॉजी वही थी। लेकिन जब मैंने उससे मुलाकात की और मुझे समझ में यह नहीं लगा कि उसको लर्निंग डिसेबिलिटी, तो उसने खुद कहा भी मोटिवेट करके कि मेरे को ग्राफ बनाना नहीं आता है। अच्छा। तो और मेरे को जॉब कॉलेज लेवल में 12th में मिली थी, जहाँ मेरे को टेक्नीशियन को वो जो ग्राफिकल वर्क जो होते हैं रेवेन्यू में, तो वो मैं परफॉर्म नहीं कर पाता था और वहाँ मुझे रोज़ डांट पड़ती थी, और इसलिए मैंने ड्रग्स करना शुरू कर दिया। तो रीज़न है ये, आपको समझना पड़ेगा, ये जो चीज़ें हैं ना लर्निंग डिसेबिलिटी, क्या लोगंश IQ बहुत अच्छा होता है, उसका परफॉर्मेंस ठीक होता है, वो दिखते हैं आपको बहुत नॉर्मल, लेकिन उनको पढ़ने लिखने की तकलीफ होती है। पढ़ने लिखने की तकलीफ को हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। स्पेलिंग भूल जाना, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेलिंग याद नहीं रहना, पी के बदले क्यू लिखना, क्यू के बदले पी लिखना, ये भी बहुत अर्ली टाइम पे अगर पिक हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज जब आपको लिखने पढ़ने में स्पेलिंग एरर्स हो जाते हैं, या ग्राफ्स बनाने नहीं आते हैं, सर्कल बनाने नहीं आते हैं आपको, तो इनको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं। अब लर्निंग डिसेबिलिटी बहुत टाइप की डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे एक मूवी आई थी तारे ज़मीन पे आमिर खान की, तो उसमें डिसलेक्सिया दिखाया था, याद करने में, बोलने में, लिखने में उसको बहुत दिक्कत है, तो उसको पूरा ग्राफ समझ में नहीं आता है, तो ऐसे होता है डिसग्राफिया, ग्राफ नहीं बनाना पाना। तो अल्टीमेटली ये वही लैंड हो जाता है। चाइल्ड साइकेट्री क्यों इंपॉर्टेंट? चाइल्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज शायद टीचर्स को, पेरेंट्स को इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे माध्यम से बच्चों में उसकी तकलीफ। और अगर ये कर पाए हम लोग, शायद टीचर्स मिल के, पेरेंट्स मिल के, जो इस इन्फॉर्मेशन को सुन भी रहे होंगे, उनको इसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो लेटर ऑन फिर हम लोग जो रिव्यूज़ आएंगे उसके बेसिस पे 1 by 1 वीडियोज़ बना सकते हैं। तो इसलिए चाइल्ड साइकेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इस बिजी शेड्यूल में कीमती वक्त में थोड़ा सा वक्त हमारे लिए निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर जो हमारे इस समाज में बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे नौजवान, हमारे बच्चे दिन ब दिन जिनका सामना करना पड़ता है, उस पर हम बहस करेंगे, आपसे सलाह लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।